और बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में बीकानेर से। बीकानेर में केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई। बज्जू के रणजीतपुरा के पास लगी है यह आग। आग में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि चालक और खलासी ने कूद कर अपनी जान बचा ली। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर बीकानेर से खबर है। बीकानेर से तस्वीरें हैं। केमिकल से भरे हुए एक ट्रक में आग लगी, लेकिन ये आग किस वजह से लगी यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन गनीमत रही, दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग में ट्रक तो पूरी तरह जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत ये रही चालक और खलासी ने अपनी जान कूदकर बचा ली। बड़ी खबर और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। चालक की सूझबूझ और एक बड़ा हादसा टल गया। और खबर सीकर से। सीकर में एक शिक्षक की हत्या से सनसनी। सड़क किनारे इस शिक्षक का शव मिला। इसके बाद हत्या से ग्रामीणों में गुस्सा है। धारदार हथियार से हत्या की गई शिक्षक की। इसके बाद से आक्रोश ग्रामीणों में। प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण। सीकर के अजीतगढ़ इलाके में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। देर रात शिक्षक का शव सड़क के किनारे सुनसान जगह पर मिला। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम को ही शिक्षक अपनी 2 बहनों को ससुराल छोड़ने गया था और वापस लौटते वक्त रास्ते में किसी ने हत्या कर दी। देर रात हत्या की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। सीताराम स्वामी अपनी कोई रिश्तेदारी में गया हुआ था, जो नीमली रायपुर जागीर का रहने वाला था, जो पेशे से अध्यापक है, जिसकी पीथलपुर और रायपुर जागीर के बीच में मेन रोड से थोड़ा सा हट करके उसकी बाइक खड़ी मिली और उसको गर्दन पे उसके ऐसे प्राइमा फेसिया देखने से ऐसा लग रहा है कि धारदार हथियार से उसको मारा गया है। और हत्या का ही मामला लगता है घटनास्थल को और डेड बॉडी को देखने से। अभी तक परिजनों द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। अभियुक्तों के बारे में वो मांग कर रहे हैं कि सब अभियुक्त गिरफ्तार करें। पहले भी जब यहाँ एक मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, उस समय यहाँ सभी ने मांग की थी चौकी की, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जमनाड़ी में एक अस्थायी चौकी का गठन भी किया गया था, जो 2 दुकानों में लगभग 2-3 महीने के लगभग चली और उसके बाद में प्रशासन ने उसको बंद कर दिया। सीकर से सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? जी देखिए सुमित, अभी पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उन्होंने अलग अलग टीमें जो है वो आरोपियों की तलाश के लिए रवाना की हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि उन्होंने आरोपियों को चिन्हित किया है या नहीं किया है, लेकिन पुलिस का ये जरूर कहना है कि अलग अलग टीमें हैं वो लगा रखी हैं और हथियारों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण जो है या जो गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक वो शव को यहाँ से नहीं उठाएंगे और तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाइश में जुटे हैं कि किसी भी तरह से इस मामले का जो निस्तारण किया जाए और ग्रामीणों से समझाइश की जाए। किसी तरह की कोई पहचान हो पाई आरोपियों की? जी बिल्कुल, अभी तक इस तरह की कोई खुलासा पुलिस नहीं कर रही है और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि अभी तक पुलिस हत्यारों की पहचान नहीं कर पाई है। धारदार हथियार से ये हत्या की गई है, लेकिन पुलिस का ये कहना जरूर है कि कुछ टीमें लगा रखी हैं, लेकिन हत्यारे कौन है इसको लेकर अभी पुलिस किसी भी तरह का खुलासा नहीं कर रही है। जी सुमित, मृतक के परिजन भी क्या वहीं पर मौजूद हैं और क्या ग्रामीण अब भी शव के साथ मौजूद हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, गांव के लोग हैं, मृतक के जो परिवार के लोग हैं वो भी वहां हैं। उनका यही कहना है कि जो ये जो इलाका है, इस इलाके में पहले भी कई आपराधिक वारदातें हुई हैं, काफी सुनसान इलाका है, तो जल्द से जल्द पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करे, उसके बाद ये उठाएंगे। और खास तौर पर ग्रामीणों की एक और मांग है कि इस इलाके में अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ कई आपराधिक वारदातें हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कई बार इस तरह की मांग भी पुलिस के सामने उठाई थी कि इलाके में अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया और इसी की वजह से ये एक और वारदात यहाँ पे हुई है। ठीक है, शुक्रिया संदीप। तमाम जानकारी के लिए संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। एक शिक्षक की हत्या और उसके बाद एक प्रदर्शन
हत्यारों की मांग को, अपराधियों की पकड़ने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन। मरुधरा में आखिर ये हो क्या रहा है? जी हां, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, यही पूछेंगे कि आखिर प्रदेश में इन दिनों हो क्या रहा है। भीलवाड़ा में भतीजे ने चाचा और चाची की हत्या कर दी तो बीकानेर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि सीकर में शिक्षक का शव सड़क पर मिला। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना इलाके में डबल हत्या से, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। ये वारदात कीरो के झोपड़े में की है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। भतीजे ने अपने चाचा चाची की तलवार से निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी भतीजे ने खुद पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है, जब मृतक दंपत्ति मवेशियों का दूध निकाल रहे थे। इसी दौरान भतीजे ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। वहीं बीकानेर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। ये दोनों दंपत्ति खेत में काम करते समय हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि कुंभाराम जियाणी और उनकी पत्नी बाधू देवी खेत की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान 11,000 केवी की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। दोनों के शवों को पीबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों ने इस हादसे के लिए बिजली कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि खेत में से गुजर रही 11,000 केवी की लाइन के तार काफी ढीले हैं, जिससे हादसे की आशंका रहती है। बिजली विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा कुंभाराम और बाधू देवी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में पंचों का तुगलकी फरमान, 2 भाइयों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है पंचों ने। जातीय पंचों ने 34 लाख का जुर्माना लगाया। 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद कर दिया इनका। दोनों पीड़ित भाइयों ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। कोर्ट के जरिए केस दर्ज कराया है। माइलावास के लुदारड़ा गांव का ये पूरा मामला। मारे काका रे बेटा भाई बच्ची सुशीला प्रेम सिंह सिवाना हाथे भागने गई। इन वास्ते षड्यंत्र पंचों ने रशियों के भाई इनका हाथ मिला है। हमारे मन में कोई लेना देना नहीं है और पंच भेड़ा की दे तो हमारे माथे 17 लाख रुपये जरिमाना गाड़ी भाई भाई माथे। हमारे काका ही भाई उनकी बच्ची सुशीला भाई प्रेम सिंह हाथे प्रेम लगन करने वरना हाथे भागी वन षड्यंत्र माँ ने हमारे पंच है। ये पंच जो नाम लिस्ट का जो पेश की जो है पंच है, वे बड़े पंच है मारे माथे मुकदमा मारे माथे आरोप लगायो। समाज के पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 5 नामजद है और 6-7 अन्य हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया जाकर जांच की जा रही है और इस प्रकरण की पूरी जांच श्री उमेश कुमार एसआई मोकलसर कर रहे हैं। तो 2 भाइयों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है कुछ पंचों ने, जातीय पंचों ने, समाज के ठेकेदारों ने। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, कौन है ये लोग? मतलब कानून है, संविधान है, पुलिस है कौन? जज हैं? कौन है ये लोग जो समाज से बहिष्कार करने का अधिकार रखते हैं? 34 लाख का जुर्माना लगाया इन लोगों ने, हुक्का पानी बंद कर दिया है कौन? कहां से आते हैं इस तरह के लोग? ये सबसे बड़ा मामला बाड़मेर जिले में लगातार इस तरीके के जातीय पंचों का जो तुगलकी फरमान है वो सामने आता है। ये जो मामला है ये लुदेड़ा का गांव का मामला जो सिवाना के पास में है, जिसमें परिवार की जो पंचों ने गलती बताई है वो ये बताया है कि उनके ही परिवार की कोई बेटी थी जिसने उनके पास के गांव के साथ में प्रेम विवाह कर दिया और भाग गया। इससे पंच जो जातीय पंच थे वो खफा हो गए और उन्होंने जातीय पंचायत बुला करके इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ में ही अगर किसी परिवार ने इनका अगर सहयोग किया उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माने का इन्होंने प्रावधान रखा है। साथ ही 17 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना कर दिया। तो अपने आप में
बहुत ही बड़ा मामला है जिसमें कोर्ट के जरिए पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज किया है। हालांकि कोर्ट के जरिए मामला दर्ज होने के बाद में सिवाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जातीय पंचायत है, इनका लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अब तक ऐसे पंचों के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई, जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अब तक देखने को नहीं मिली है। इसी का नतीजा है कि ये लोग बार बार इस तरीके के फैसले सुना देते हैं और उसके बाद में जो लोग हैं वो बहुत ही जघन्य अपराध के शिकार बन जाते हैं और उनसे परिवार में किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं कर पाता है। हाँ, ठोस कार्रवाई नहीं होती है इनके खिलाफ, हम भी मानते हैं, और इस वजह से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है प्रेमदान कि ये लोग किस सदी में जी रहे हैं और इन कुछ पंच सरपंचों के पीछे पूरा गांव चल देता है। जो ये लोग कह देते हैं उसके पीछे चल देता है पूरा गांव, इनकी हर एक बात को माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस तरीके का निर्णय सुनाते हैं वो गांव के प्रभावशाली जो लोग होते हैं, जाति के प्रभावशाली लोग होते हैं, समाज के प्रभावशाली लोग होते हैं। वो पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? देखिए, यही अपने आप में बड़ा सवाल है कि पुलिस या कानून व्यवस्था की इन लोगों के अंदर भय या डर नहीं होता है, तब वो इस तरीके का फैसला सुनाने में सक्षम हो पाते हैं और वो सीना तान करके समाज में अपने आप को बताते हैं कि हमने इस तरीके का एक फैसला सुनाया है। हालांकि एक सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो कानून को न्यायालय के साथ पैरेलल चलती है, सामाजिक व्यवस्था। लापरवाही पुलिस की भी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन अगर शुरुआत में इनकी नाक में नकेल कस दे तो इस तरह की तस्वीर ही सामने ना आए। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी। खबर टोंक से। टोंक में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई है। पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज करवा दिया है। 2 नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज। दोनों नाबालिग आरोपी मौके से फरार हैं। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। तलाश के लिए 2 टीम बनाई गई है। सवाई माधोपुर के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। और बीकानेर के खाजूवाला में भी इसी तरह की वारदात हुई। दुष्कर्म किया गया। खाजूवाला में नाबालिग से दुष्कर्म। घर में ये बच्ची अकेली थी। परिजनों ने इसके बाद मामला दर्ज करवा दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ रमेश इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जयपुर के कोटपुतली के नरेना थाना इलाके में तालाब में 4 साल की मासूम का शव मिलने से आक्रोश है। गुस्साए लोग बाजार बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। ये लोग दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि बुधवार को 4 साल की बच्ची घर से लापता हो गई थी। गुरुवार को सड़क किनारे बने तालाब में उसका शव मिला। इसके बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रतनगढ़ में कॉम्प्लेक्स की दीवार ढह गई। अवैध निर्माण के दौरान ये दीवार ढह गई और इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। राजल देसर के वार्ड 16 में यह हादसा हुआ। रतनगढ़ के राजल देसर कस्बे में कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान पास ही के एक मकान की दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। और मरुधरा में बढ़ते अपराध पर केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा जो घटनाएं हो रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस लूट के काम में लगी है। व्यवस्था की दुर्दशा देश और दुनिया को दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पिछले 10 महीने से कोरोना के भय से या कौन सा भय है मैं नहीं कह सकता, घर में बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है।
छोटी छोटी अबोध बच्चियों की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ में दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और पुलिस राजस्थान की वो डकैती में मशगूल है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि राजस्थान के मुखिया छुप करके मौन क्यों है। खबर जयपुर से, जहां निजी स्कूल संचालक जुट गए हैं। कुछ मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। संचालकों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन चल रहा है। संचालकों का प्रतिनिधिमंडल सीएमआर रवाना हुआ। अधिकारियों से ये मिलेगा 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक आंदोलन पर हैं। जयपुर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यावर से लेकर जयपुर तक इन्होंने पैदल मार्च निकाला और आज देखिए अपनी मांगों के समर्थन में ये लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पर जमा हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में ये वो लोग हैं जो प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालित करते हैं। इनकी मांग है कि राज्य सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुलने चाहिए। बहुत सारे नेता यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है। ये सारे स्कूलों के संचालक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारी वही मांग है जो यहाँ सारे स्कूल संचालक आए हैं, उनकी मांग है। हम चाहते हैं कक्षा 1 से 12 तक स्कूल शुरू। हम ये भी चाहते हैं कि आरटी का जो बकाया भुगतान है वो भुगतान सारा का सारा उसका पुनर्भरण हो। हमारी मांग ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्थायी और अस्थायी समानता के नाम पर पेनल्टियां निकाल रहा है। कोरोना काल में एक तरफ तो स्कूल संचालकों को फीस लेने से मना किया जा रहा है, दूसरी तरफ बोर्ड पेनल्टी ले रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पेनल्टियां नहीं ली जाए और मान्यताएं शिक्षा विभाग देता है। क्या आर्थिक स्थिति खराब हुई है स्कूल संचालकों की? स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और बोर्ड बिना नोटिस के पेनल्टी जो लगा रहा है ये उसकी मनमर्जी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और सरकार को जो आरटी का जो भुगतान है इसके बिल जल्दी से जल्दी बनाने चाहिए। एक बात आप ऐसा सर, सरकार ने ये सौतेलापन कर रखा है। पोर्टल खोलती है, गवर्नमेंट स्कूलों का पोर्टल हमेशा खुला रहता है, प्राइवेट स्कूलों का एक निश्चित समय के लिए खुला होता है और बिना टीसी के सरकार एडमिशन गवर्नमेंट स्कूलों में दे रही है। ये प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेलापन है। प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने का आधार बनाया है सरकार ने। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बिना टीसी के किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए। सब चीजें खुल से तो कुल मिलाकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए निजी स्कूल यहाँ पर जमा है, नारेबाजी हो रही है और प्राइवेट स्कूल संचालक यहाँ से सरकार के पास डेलीगेशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए, बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, जहां ये निजी स्कूल संचालक पैदल मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबूलाल, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी देखिए, फिलहाल तो बहुत सारे जो इनके नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि बेमियादी महापड़ाव यहाँ पर डाल दिया जाए और 15 अगस्त को झंडा शहीद स्मारक पर ही फहराया जाए, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पिछले 18-20 महीनों से स्कूल खुले नहीं हैं और ऐसी सूरत में ना वो घर चला सकते हैं और ना ही वो अपने घर के काम कर सकते हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे साथ में सीमा शर्मा है जो कि स्कूल क्रांति मंच चलाती है। सबसे बड़ी डिमांड क्या आप लोगों की? देखिए सर, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि हमारी स्कूलें काफी टाइम से बंद पड़ी हुई है और जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं वो हमें नित्य नई तरीकों से परेशान कर रही है। हर रोज कुछ न कुछ नए आदेश आ रहे हैं जिससे हम परेशान हुए जा रहे हैं। पहले ही हम आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, उसके बावजूद अभी जैसे सरकार ने निकाला कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए, लेकिन उसमें कोई हमें फायदा नहीं है, उल्टा हमें नुकसान है, क्योंकि आज हमारे इतने टाइम से गाड़ियां बंद पड़ी है, सब कुछ हम लोग है, कैसे हम व्यवस्था को बैठा पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि 9वीं से 12वीं के तक के बच्चे तो फिर भी बड़े होते हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे जो नर्सरी से हैं उन बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। नर्सरी से जो बच्चा पहली बार स्कूल गया हुआ था वो बच्चा 2 सालों से स्कूल नहीं गया, घर में बैठा है। कोरोना का खतरा भी तो है ना, मासूम बच्चे अगर चपेट में आ गए तो क्या होगा। तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी। सर, इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह सब ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए ये लहर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, तो सरकार को पूरा इंतजाम करना चाहिए। सरकार जो प्रोटोकॉल बनाएगी हम उसका पालना करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल खुले। क्या ऐसा है कि कोरोना सिर्फ स्कूलों में बैठा हुआ है? ये चाहते हैं कि नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलने चाहिए।
आप बताइएगा, CMR में डेलीगेशन गया है, क्या उम्मीद लेके गए हैं आप लोग? ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की सभी स्कूलें खुले और उसके हम टाइमिंग जो है वो उन सुविधा अनुसार तय किया जाए, कोविड की पालना पूरी की जाए। आज अगर बच्चे घर पर भी हैं तो वो घर पे सुरक्षित रहें क्या, इसकी कोई जिम्मेवारी है किसी की? बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सड़कों पे खेल रहे हैं, बिना मास्क के खेल रहे हैं, और स्कूल के अंदर जाएंगे तो हम स्कूल वाले सारी व्यवस्था करेंगे, मास्क भी उसके ऊपर लगा करके करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। और उनकी शिक्षा जो जारी है, उन स्कूल वालों को उन 2 साल का तैयारी कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि तो सुमित, प्रदेश भर के ये प्रतिनिधि हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके, ये यहाँ पर जमे हुए हैं। CMR में जो डेलीगेशन गया हुआ है उसका इंतजार कर रहे हैं आने का, और ये सरकार को भरोसा दे रहे हैं कि अगर स्कूल खुल जाते हैं नर्सरी से लेकर के 9 तक के भी, तो फिर जो है वो किसी भी तरह की समस्या नहीं आने देंगे। 9 से 12 तक स्कूल खोल ही दिए सरकार ने। तो ये कह रहे हैं कि आप मासूम बच्चों को भी आने दीजिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे, उनको कोरोना नहीं होने देंगे, कोविड प्रोटोकॉल की पालना हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार को आशंका है, इसलिए फिलहाल सरकार जो है इस मामले में फैसला नहीं कर पा रही है। 9 से 12 के बच्चे क्योंकि बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो उनके लिए स्कूल जरूर खुल गए हैं। जो बाबूलाल, लेकिन समस्या ये भी तो है ना, प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की बात ये लोग कह रहे हैं, लेकिन खुद ही इस वक्त देखिए कितना प्रोटोकॉल ध्यान रख रहे हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। क्या स्कूलों में प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे लोग? फिलहाल शुक्रिया बाबूलाल तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद सांसों की संजीवनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीका लगवाना है और कोरोना से बचना है। कोटा में भी कोरोना से लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में लापरवाही भी खूब देखने को मिल रही है। देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ वैक्सीन सेंटर पर भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। लोगों में टीका लगवाने की होड़ लगी है। वायरस से बचना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो कोरोना वाले वायरस को ही दावत दी जा रही है। 2 गज की दूरी को तो लोग बिल्कुल भुला बैठे हैं। कोटा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आज भी कोटा देहात में कई वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। बोरखंडी में आयोजित वैक्सीनेशन सेंटर के शुभारंभ के मौके पर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घर घर औषधि पौधे योजना के तहत ग्रामीणों को पौधे बांटे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति प्रदेश की जनता जागरूक है, ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता सुरक्षा कवच से सुरक्षित हो सके। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री औषधि योजना, घर घर औषधि योजना के तहत 5 या 8 तरीके के औषधि के प्लांट्स सब पूरे गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। गांव में भी करे जा रहे हैं, शहरों में भी करे जा रहे हैं, पर मुख्य तरह में ये देखने को मिलता है कि गांव के अंदर ज़्यादा उत्साह है। गांव के अंदर वैक्सीन का ज़्यादा उत्साह है। लिटरेसी कम है पर वैक्सीन के प्रति ज़्यादा उत्साह है। आज देखिए यहाँ पे भी वैक्सीन भी चल रही है और औषधि के प्लांट्स की भी वितरण चल रहा है। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।